चलिए, कल हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल स्टार्ट किया था। उसके अंदर हम लोगों ने बोला था व्हाट हैपेंस इफ द मेटल इज बर्न्ड इन एयर। तो पहले तो हम लोगों ने बोला था कि इट फॉर्म्स द ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, जो भी मेटल्स होंगे उनके ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। उसमें हमने एल्यूमिनियम का एग्जांपल लिया था कि इट इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब इट कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज विद बेस। यहाँ तक हमारा हुआ। उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग के लिए थोड़े बाइफर्केशन चालू करे। फर्स्ट पॉइंट कल हम लोगों ने लिखा था कि पोटेशियम और सोडियम जो है दे रिएक्ट विगरसली, बहुत ज्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं एंड दे कैचेस फायर, इसीलिए हम उन्हें कैरोसिन के अंदर रखना पसंद करते हैं। आपको दोनों तरह से पता होना चाहिए कि कौन से मेटल्स हैं जिन्हें कैरोसिन में रखा जाता है। तो सोडियम एंड पोटेशियम क्यों रखा जाता है? बिकॉज दे विगरसली रिएक्ट्स विद द एयर एंड मे कैच फायर। उसके बाद दूसरा हम लोगों ने बोला था कि एल्यूमिनियम, जिंक और लेड ये क्या काम करते हैं? तो दे फॉर्म्स द लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन देयर सरफेस। इससे इन्हें फायदा मिलता है कि ऊपर की तरफ इन्होंने अगर ऑक्साइड की लेयर बना ली तो अंदर की तरफ का जो मेटल है इट गेट्स प्रोटेक्टेड। इसी को मैंने आपको वर्ड दिया था एनोडाइजिंग। तो बिना पॉइंट चेंज करे नेक्स्ट लाइन में लिखिए एनोडाइजिंग, ANODISING। Anodizing, it is a process of forming a thick layer of oxide. Mainly it is of aluminium। जो हम एनोडाइजिंग वर्ड देते हैं वो मेनली एल्यूमिनियम के लिए हम यूज कर रहे हैं। द एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट, जो कोट है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हो गया। द एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट makes it resistant to further corrosion। makes it resistant to further corrosion, और खराब होने से प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक, नेक्स्ट लाइन में लिखिए ड्यूरिंग एनोडाइजिंग द एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट is made at the anode, and is electrolyzed with sulfuric acid। Full stop। The oxygen gas released forms the layer of oxide on the surface of aluminium।
and hence protects it. And hence protects it. एल्यूमिनियम की हमने कोई एक स्टैचू वगैरह या कोई एक ऑब्जेक्ट हम लोगों ने एल्यूमिनियम का बना लिया. नॉर्मली स्टैचूज वगैरह बनाई जाती है और वो जो एल्यूमिनियम का पार्ट है उसको हम जानबूझ के एनोडाइज कर रहे हैं. एनोडाइज कर रहे हैं मतलब उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर हम खुद बना रहे हैं. नॉर्मली क्या होगा कि एल्यूमिनियम है, एयर के साथ रिएक्ट करेगा और अपने आप वो लेयर बनाएगा. जब वो अपने आप लेयर बनाएगा तो इट गेट्स अनइवन. कहीं पर ज्यादा हो गई, कहीं पर कम हो गई. ऐसा थोड़ी है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने का उसका सेम पैटर्न होगा, वो अनइवन लेयर होगी. अब मेरी स्टैचू जो मैंने बनाई है एल्यूमिनियम की वो तो खराब हो गई क्योंकि कहीं पर काला ज्यादा दिख रहा है, कहीं ग्रेइश दिख रहा है, कहीं से एल्यूमिनियम का जो लुक है वो अंदर से आ रहा है, तो अलग अलग हो गई. अब मेरा ये जो ऑब्जेक्ट बना है ये बाजार में सेल नहीं होगा. इसके बेटर है कि जब मैंने इतनी बड़ी कोई चीज बनाई है, अच्छी महंगी बनाई है, तो उसे सेल करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन उसे पहले से ही एनोडाइज कर देंगे. एनोडाइज करने का मतलब हम उसे इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, उसमें से करंट वगैरह पास कराएंगे और जो इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर नीचे भरी जाएगी दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड. दो पार्ट होते हैं. जैसे ये बीकर है तो इसमें एक कैथोड होता है और दूसरा एनोड होता है एंड दे आर कनेक्टेड टू द बैटरी. ठीक है, तो जो एनोड वाला पार्ट है वो हमने कौन सा ले लिया, एल्यूमिनियम. जो हमारा आर्टिकल है वो हमने एनोड पर ले लिया और दूसरी वाली साइड को हमने छोड़ दिया. अब करंट पास होगा, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड भरा है, इसमें से ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट होगा. वो ऑक्सीजन जाके इसके ऊपर डिपॉजिट होने का काम करेगा. इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा और हमारी जो पूरी स्टैचू है वो एक जैसी, एक ही कलर की नजर आई. उस वक्त बेचते टाइम वो बराबर एक जैसी नजर आ रही है और आगे भी इसका जो भी करोजन वगैरह है वो इसमें नहीं होगा. इसलिए हम लोग इसका प्रोटेक्शन करने के लिए एक मेथड यूज करते हैं व्हिच इज कॉल्ड एज एनोडाइजिंग, मेनली एल्यूमिनियम के ऊपर. ठीक, अब थर्ड नंबर लिखिए. Iron does not burn on heating. Iron does not burn on heating. But iron fillings but iron fillings burn vigorously when sprinkled in the flame of burner. आयरन नेचुरल सी बात है, अगर अपन ने ऐसे ही खुला छोड़ा हुआ है तो जलना नहीं चालू हो जाएगा. हमारे घर में भी आयरन की इतनी सारी चीजें होती है तो इट डज नॉट कैचेस फायर. आयरन का सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है कि वो मॉइस्चर वगैरह की प्रेजेंस में इट गेट्स रस्ट, लेकिन कभी उसमें आग नहीं लग जाएगी. तो वही हमने लिखा कि आयरन डज नॉट कैचेस फायर. लेकिन क्या वर्ड हमने यूज किया कि आयरन के जो फिलिंग्स है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, अगर उनको हम डायरेक्ट बर्नर के ऊपर डाल दें, चूरा है ना, बिल्कुल पाउडर फॉर्म अगर हम ले और उसको हम बर्नर के ऊपर डालें तो फिर वो जरूर फायर कैच करेंगे और थोड़ा सा उनमें आवाज वगैरह आना चालू होगी. तो अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स ले रहे हैं तो वो बर्न करेंगे. रखा हुआ आयरन कभी बर्न नहीं करता, ये हमें भी पता है. चलिए फोर्थ, कॉपर डज नॉट बर्न. Copper does not burn, but
the hot metal but the hot metal forms the layer of oxide forms the layer of oxide called as copper oxide, which is black in color. Fifth point, silver and gold do not do not react with oxygen even at high temperature. Even at high temperature. अलग अलग कैटेगरीज हमने ली। पहली कैटेगरी में हमने बोला सोडियम और पोटेशियम बहुत जल्दी रिएक्ट करेंगे। तो लास्ट कैटेगरी में हमने बोला कि सिल्वर और गोल्ड। अगर आपको सिंबल याद ना हो तो अभी याद कर लेना, सिल्वर इज Ag एंड गोल्ड इज Au। ठीक है, Ag और Au, गोल्ड और सिल्वर और गोल्ड ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हम लोगों ने लिया जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, जो अपने ऊपर एक लेयर ऑक्साइड की डिपॉजिट कर रहे हैं और फर्दर करोजन से बचा रहे हैं। तीसरे नंबर पर हमने लिया आयरन। इसमें मेरे पास में सामने डाउट लिखा हुआ आया है कि आयरन जो है वो फायर कैच नहीं कर रहा, लेकिन आयरन फिलिंग्स फायर कैच कर रही है, जैसा आपने बोला। तो ऐसा क्यों? ऐसा डाउट मेरे पास सामने लिखा हुआ आ गया। यहाँ पर हमारा रीजन रहेगा कि आयरन के जो स्प्रिंकल ये पार्ट है बेटा, ये बहुत छोटे छोटे से, मैंने बोला कि इट इज नियर अबाउट पाउडर्ड फॉर्म। अब पाउडर तो कभी आयरन का नहीं होता, पार्टिकल्स ही रहेंगे, तो वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। इन पार्टिकल्स का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन को उनके ऊपर एक्ट करने के लिए ज्यादा एरिया मिलेगा, और जब ज्यादा एरिया मिलेगा सो इट कैचेस फायर। भाई हमारे पास आयरन होगा तो वो ऐसा है, एक ब्लॉक है, और यहीं पर जब हम उसके पार्टिकल्स की बात करेंगे तो ये उसके छोटे 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 पार्टिकल्स हो गए। तो यहाँ पर एयर को एक्ट करने के लिए ये पार्ट मिल रहा है, और यहाँ पर एयर को एक्ट करने के लिए ये पूरा इतना सारा सरफेस एरिया मिल रहा है। तो सरफेस एरिया बड़ा होने के कारण ऑक्सीजन को एक्ट करने के लिए ज्यादा प्लेस मिलेगी, एंड सो इट कैचेस फायर। ठीक। और फोर्थ नंबर पे हम लोगों ने बोला कि कॉपर जो है वो फायर कैच नहीं कर रहा, लेकिन क्या कर रहा है, बोले कॉपर ऑक्साइड एक फॉर्म बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है विच इज ब्लैकिश इन कलर। आधे जनों को नींद आना चालू हो गई, सोइए मत, इजी गोइंग लर्न करिए। हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए जाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की उसकी अपनी टेंडेंसी है कि वो रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। कर रहा है तो क्या उसमें आग लग रही है, इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है या कम प्रोड्यूस हो रही है। तो हमने बोला फायर कैच कर ली, हमने बोला ऑक्साइड की लेयर जल्दी से बना ली, हमने बोला आयरन ने नहीं बनाई, लेकिन आयरन के फिलिंग्स ने, स्मॉल पार्टिकल्स ने बनाई। हमने बोला इसने फायर ही कैच नहीं करी, सिर्फ एक ब्लैक कलर की लेयर बना दी, फायर 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 नॉट फायर। और फिर हमने बोला कि ये तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहे,
तो ऊपर से नीचे की तरफ लर्न करिए, सबसे ज्यादा उससे कम। इसमें हमने दो पार्ट ले लिए, आयरन और आयरन फिलिंग, एक में नहीं एक में हाँ। इसमें फिर वापस हमने खाली लेयर बता दी और लास्ट वाला को हमने बोला ये तो रिएक्टिव नहीं करना। तो 5 कैटेगरी में, 2 बहुत ज्यादा वाले, 2 कम वाले, एक बीच वाला। तो ऐसे करके आप समझ के अपना लर्न करिए, लर्न तो करना पड़ेगा। ये आपका पूरा पार्ट व्हाट मेटल बॉन्ड इन एयर वाला पार्ट आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद थोड़ा सा एक कहीं पर भी ऊपर या कहीं पर लिख लीजिए कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल, भले आप ऊपर लिख लीजिए मार्जिन में, मोस्ट रिएक्टिव मेटल आपको यही लिखना है, आपकी मर्जी है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज सीजियम, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट सीजियम। लीस्ट रिएक्टिव इज गोल्ड। बेटा अगर गोल्ड रिएक्टिव होता तो हम लोग नॉर्मली घर में, आप मम्मी को देख ही रहे हैं पूरे टाइम, हम लोग कोई ना कोई ज्वेलरी है वो सब गोल्ड की पहनते ही है। अगर गोल्ड इतना रिएक्टिव होता तो पता चला, बोले हम पानी में हाथ धोने के लिए गए, बोले गोल्ड कहाँ है, बोले नाली में जा रहा है। तो फिर तो सबसे बढ़िया काम यही होता कि नाली में से गोल्ड निकाल निकाल के काम करना चालू कर दो। तो गोल्ड जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है, तो इतनी आसानी से वो फ्लो नहीं हो जाता कि बोले आज हमने गोल्ड पहना, बोले साल भर बाद गोल्ड का है, बोले नाली में चला गया। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। लीस्ट रिएक्टिव इज गोल्ड, सिंबल इज AU। और मोस्ट मेलिएबल इज गोल्ड। ये अपने को एमसीक्यूज के लिए चाहिए, ये मोस्ट मेलिएबल इज गोल्ड। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लिखते हैं, सेकेंड पॉइंट, रिएक्शन ऑफ मेटल एंड वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल एंड वाटर इसमें ए पॉइंट, देखो हर एक मेटल की अपनी एक प्रॉपर्टी है, इसलिए आपको हर एक आंसर को पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा। हम सोचें कि जैसा सोडियम और पोटेशियम है वैसा ही गोल्ड और सिल्वर होगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए हमारे आंसर्स जो है वो पॉइंट वाइज वेरी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा में अपने को ग्रुप 1 वाले लेते जाने के हैं, और कम से कम वाले में अपन गोल्ड और सिल्वर ले रहे हैं। नॉन मेटल्स वाले मत गिनना, हम मेटल ही पढ़ रहे हैं, नहीं तो पता चला बोले मैम कम वाले में हम फ्लोरीन लेने चले जाएंगे, तो वो नॉन मेटल्स हो गए। मेटल्स की बात करिए तो पॉइंट नंबर ए, सोडियम एंड पोटेशियम reacts violently with water, reacts violently with water, with cold water कर लो, with cold water, comma reaction is exothermic and the hydrogen evolved catches fire। बोर्ड पे हमने बोला है कि हाउ डज द मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, तो Na plus H2O gives Na2O plus H2। ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो रही है, ये जो गैस रिलीज हो रही है और ये जो रिएक्शन हो रही है, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। इतनी हीट है कि ये जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है इट कैचेस फायर। ये इसलिए भी जरूरी है कि कई बार अपन क्या बोलते हैं कि सोडियम ने आग पकड़ ली, सोडियम ने आग पकड़ी या हाइड्रोजन ने आग पकड़ी, ये थोड़ा सा वर्ड चेक करिए। तो ये जो रिएक्शन है इट इज हाईली एक्सोथर्मिक
and the hydrogen so released catches fire. यही चीज सोडियम के लिए है, यही चीज पोटेशियम के लिए है। ये वाटर जो हमने लिया है ये नॉर्मल हमारा कोल्ड वाटर ही है। अगर इसकी जगह हम यहाँ पर लिखें ये जो ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो हमारा आंसर होगा इट फॉर्म्स NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बन जाएगा, Na2 बार है, H2 बार है और O भी 2 बार है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स NaOH। रिएक्शन लिखिए। ठीक है, इसके साथ में आप चाहो तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, तो यहाँ पे हीट एनर्जी लिख दो। हाइड्रोजन रिलीज हुआ है ये कैसे पता चल, इसमें नहीं, मैं जनरल पूछ रही हूँ कि अगर कोई रिएक्शन है और हाइड्रोजन रिलीज हुई है तो उसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट हम करते हैं कि पता चले कि द गैस रिलीज इज हाइड्रोजन। पॉपअप साउंड कब? व्हेन यू ब्रिंग अ burning matchstick near the mouth of the test tube and it burns with pop-up sound, then it confirms the presence of hydrogen। बढ़िया, चलो कुछ कुछ याद है, अच्छा लगा। चलिए बी पार्ट बाकी है लिखना। चलिए बी पार्ट, सेकेंड पॉइंट इसका, कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर। अब अपन डायरेक्ट ले रहे हैं, वरना पहले हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि CaO प्लस H2, फिर ये जो CaO है ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, और चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर हम जब मार देते हैं। अभी अपन ने स्पेसिफिकली अलग से मैंने दिखा दिया कि इट इज CaO प्लस H2। जब कैल्शियम के साथ वाटर रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी रिलीज हो रही है, बट द गैस सो रिलीज्ड डज नॉट कैचेस फायर। यहाँ पर हमने क्या बोला कि जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है वो तुरंत क्या करेगा? कैचेस फायर। क्यों? बिकॉज द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। यहाँ पर द हाइड्रोजन सो रिलीज डज नॉट कैचेस फायर बिकॉज द heat release is not sufficient so as to catch this fire। क्या हुआ कि भाई जो भी हीट रिलीज हो रही है वो इतनी लार्ज अमाउंट में नहीं हुई कि हाइड्रोजन जो है वो तुरंत के तुरंत फायर कैच कर ले। तो आप लोग पॉइंट लिखेंगे, कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर लेस वायलेंटली, लेस वायलेंटली मतलब इतनी ज्यादा फायर हमें नजर नहीं आएगी, इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली, full stop। The amount of heat released is not sufficient for the hydrogen to catch fire। के बाद आगे कंटिन्यू करिए, पॉइंट चेंज नहीं होगा। द कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग, द कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग because the bubbles of hydrogen, because the bubble of hydrogen gas sticks to the surface of metal, sticks, क्या बोला मैंने? कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस sticks, STICKS, sticks to the surface of metal। ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है ये फायर कैच नहीं कर रही तो कुछ तो करेगी,
कहाँ चली गई है? इट स्टिक्स ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, कैल्शियम के ऊपर जाके चिपक गई। अब जब वो कैल्शियम से अटैच हो जाएगी, स्टिक हो जाएगी, तो डेफिनेटली हाइड्रोजन गैस जो है वो लाइटर होती है, तो वो इस ऑब्जेक्ट को भी क्या कर देगी? लाइटर। तो वहां पर हमने बोला इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द हाइड्रोजन gas sticks on the surface of the calcium. Next, C point. Magnesium reacts with hot water magnesium reacts with hot water, and here also the hydrogen gas here also hydrogen gas gets stick on the surface of magnesium. नेक्स्ट टी पॉइंट। अब इसमें क्या बताऊंगा, इसमें खाली है सेम रहेगा बेटा, Mg प्लस H2O गिव्स MgO प्लस H2। डिफरेंस ये रहेगा कि ये वाला आपका कोल्ड वाटर था, ये वाला भी आपका कोल्ड वाटर था। मैग्नीशियम के लिए आपके पास में आ गया हॉट वाटर। इस वक्त भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, लेकिन ये फायर कैच नहीं कर रही, उल्टा हम उसे हीट दे रहे हैं। हमने हॉट वाटर लिया है, तो डेफिनेटली इतना तो एक्सोथर्मिक हुआ ही नहीं, ठीक है। और ये भी क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो मैग्नीशियम के सरफेस पर आ जाएगा, इसके कारण ये भी फ्लोट होना चालू कर देगा। यहाँ पर हम बोलेंगे कि इसमें बबल्स बबल्स जैसे फॉर्मेशन रहेंगे। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, Al, Fe and Zn reacts with steam. अभी पॉइंट पता चलेंगे। पहले वाले में हमने बोला कोल्ड वाटर से रिएक्ट करा और हाइड्रोजन ने भी आग पकड़ ली। फिर हमने बोला कैल्शियम ने कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करा, लेकिन हाइड्रोजन ने फायर कैच नहीं करी। फिर मैग्नीशियम के लिए बोला इसने हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करा, फायर कैच करने का सवाल ही नहीं हो रहा बिकॉज इट इज नॉट एक्सोथर्मिक। उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं कि एल्यूमिनियम वगैरह जो है ना ये कोल्ड वाटर से कर सकते हैं ना हॉट वाटर से कर सकते हैं, इन्हें क्या चाहिए, स्टीम। डिफरेंस क्या चल रहा है, कोल्ड वाटर नॉर्मल टेम्परेचर हो गया, हॉट वाटर आपने टेम्परेचर देना चालू कर दिया, आपने इसे एंडोथर्मिक बना दिया। स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर होगा तभी ये रिएक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक, कौन कौन, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। आपको चाहिए तो ऐसा लिख लो, एल्यूमिनियम प्लस H2O इट इज Al2O3 प्लस H2। जिंक के साथ रिएक्ट कराओगे तो ZnO प्लस H2, और आयरन के साथ कराओगे तो इट इज Fe2O3 प्लस H2। सबके साथ आप रिएक्शन शो कर दीजिए, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। लेकिन ये तीनों वाटर के साथ तो रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन वाटर कौन सी स्टेट में है, स्टीम स्टेट में है, मतलब टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री से अबव जा रहा है।
पॉइंट इसी का कौन सा ई पॉइंट आया शायद, सिल्वर, गोल्ड, lead and copper do not react with water at all.